प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट 4 तारीख को होने वाला है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी होते हैं विभिन्न विषय के आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। तो बजट मतलब होता है सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च इसकी अवधि होती है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में ये तैयार किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा बजट प्राप्ति और बजट व्यय दोनों होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। यहाँ पर बी होना चाहिए, आपका मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। आप इंग्लिश में देखिएगा तो यहाँ लिखा होगा ए एंड बी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर आपका आयकर और उपहार कर दोनों है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ऐसे वह जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। तो यहाँ पर तीसरा का ए हो जाएगा राजस्व व्यय। फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये का जो नोट जो है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, आपका चौथा का बी हो जाएगा। और बाकी 1 रुपया से जो अधिक का नोट रहता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, जिसको हम लोग देश का केंद्रीय बैंक बोलते हैं। तो यहाँ जो है 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जो है वो है उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं, सभी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। ऐसे तो यहाँ सभी है आपका है। फिर है बजट की अवधि क्या होती, तो अभी हम शुरू में ही बताया है कि बजट की जो अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है। तो ये क्या हो गया, वार्षिक हो जाएगा, तो छठा का ए हो जाएगा। सातवां है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट उपयुक्त होता है। तो विकासशील देशों के लिए जो है वो घाटे का बजट बहुत उपयुक्त होता है, यहाँ सातवां का ए हो जाएगा। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है। वस्तु की जो पूर्ति की जाती है क्या देख के किया जाता है, तो वस्तु की कीमत को, संबंधित वस्तु की कीमत को और उत्पाद साधनों की कीमत, तीनों को देखकर किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा आकलन प्रदर्शित करता है। पूर्ति किस पर निर्भर करती है, तो बच्चों पूर्ति जो है वो मूल्य पर निर्भर करती है, मूल्य को देखकर ही पूर्ति किया जाता है। तो इसलिए एस बराबर फंक्शन ऑफ पी करेक्ट आपका हो जाएगा। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है, तो किसी समय की अवधि से और कीमत दोनों से जुड़ी होती है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है पूर्ति से आप क्या समझते हैं। तो किसी खास समय पर, किसी खास कीमत पर, किसी खास बाजार में किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे बेचने के लिए तैयार रखा जाए, वही पूर्ति कहलाती है। पूर्ति का नियम एक होता है जिसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, और मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है। इसको हम लोग पूर्ति का नियम कहते हैं। तो यहाँ तो पूर्ति का नियम नहीं लिखा है, पूर्ति से आप क्या समझते हैं, केवल ये लिखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है बजट से आप क्या समझते हैं। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। मतलब सरकार ने कितना पैसा कमाया और उसका कितना खर्च होने वाला है, इसी का लेखा जोखा उसका विवरण होता है बजट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताएं। प्रत्यक्ष कर को हम लोग समझ लेते हैं कि जिस पर सरकार टैक्स लगाएगा वही आदमी टैक्स को चुकाएगा, वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। और सरकार जिस पर टैक्स लगाएगा वो टाल देगा किसी दूसरे पर, वो टैक्स को वो खुद नहीं चुकाएगा, दूसरा पर टाल देगा, उसको हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। अब दोनों में क्या क्या अंतर है, तो यहाँ मुख्य अंतर को देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है, इस कर को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना होता है वह इस कर के बोझ को किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है।
दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष कर अनिवार्य भुगतान होते हैं और इससे बचा नहीं जा सकता है। किसी व्यक्ति पर ये आरोपित किए जाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से उसका भुगतान करना होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर अनिवार्य भुगतान नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को न खरीदे जिन पर यह कर लगाया जाता है तो अप्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है। मतलब जो भी हम बाजार में सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स लगा रहता है, वो अप्रत्यक्ष कर का रहता है। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो आप टैक्स का भुगतान नहीं कीजिएगा, तो इससे हम लोग बच सकते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर से हम लोग बच नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आय आपका बढ़ेगा आपका टैक्स का जो अनुपात है वो भी बढ़ते जाए, जैसे 5%, फिर 10%, 15%, 20%, 30%, इस तरह आपका बढ़ते जाएगा। मतलब ये आय के साथ प्रगतिशील होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो प्रगतिशील नहीं होता है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि नहीं होती है। प्रत्यक्ष कर के कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे आय कर, निगम कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर आदि है। जबकि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर आदि, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। 14 है प्रगतिशील कर से आप क्या समझते हैं। तो अभी यहाँ जस्ट बताया है प्रगतिशील के बारे में कि आय के साथ जो कर बढ़ता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं किताबी भाषा में कि प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय अथवा संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उससे उतना ही अधिक कर वसूला जाएगा। अगला है बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के उद्देश्य क्या है। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। इसका उद्देश्य है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब बजट के माध्यम से हम लोग संपत्ति का पुनः वितरण कर सकते हैं, गरीब अमीर का जो खाई है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो सरकार के बजट संबंधी नीति से यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को इन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है संतुलित बजट, अधिक बजट एवं घाटे के बजट को स्पष्ट करें। तो इसमें आप ये भी पॉइंट केवल लिख दीजिएगा तो आपका चलेगा। तो संतुलित बजट क्या है, तो सरकार की अनुमानित राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर होते हैं। मतलब इसमें आय और व्यय क्या होता है, बराबर होता है। अधिक बजट क्या है, तो सरकार की प्राप्तियां अधिक होती तथा व्यय कम होता है। अधिक बजट मतलब आमदनी ज्यादा खर्चा कम। घाटे का बजट मतलब हो जाता है कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा आमदनी कम हो जाएगा। मतलब सरकार का व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक होता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख के अब मैंने इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते तो और आगे अंतर को बता सकते हैं कि संतुलित बजट जो है यह फिजूल खर्ची में कमी को दर्शाता है, जबकि अधिक बजट जो है वो सरकारी और योजना व्यय में कमी को दिखलाता है। जबकि घाटे का बजट या फिजूल खर्ची तथा अत्यधिक व्यय को दर्शाता है। यह वित्तीय स्थायित्व को दिखलाता है, यह आर्थिक विकास की गति में मंदन को दर्शाता है, और अगर यह सही दिशा में हो तो आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है। तो ये सब आप पॉइंट है दे सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी है। बढ़िया से इसको रट लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।